दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम की खसूसी फरमाइश पर बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये बिल्डिंग दुबई के रूलर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इसी बिल्डिंग ने दुनिया भर में दुबई का इम्प्रेशन बनाना था और दुबई का फ्यूचर भी इसी बिल्डिंग पर डिपेंड कर रहा था। 1053 फीट ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने के लिए शेख मोहम्मद बिन रशीद ने दुबई के सारे खजाने भी खोल दिए थे। उनको पैसों की परवाह नहीं थी, लेकिन जो चीज उनको चाहिए थी उसको हर कीमत पर कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। मसला ये नहीं था कि दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाना है, बल्कि मसला था कि ये ऊंचा तरीन होटल पानी पर बनाना था। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन टीम ने दिन रात एक करके दुबई के साहिल से 1300 फीट के फासले पर पत्थरों की मदद से पानी पे एक आइलैंड तो बना लिया, लेकिन जब वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होने ही वाला था तो एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उनकी नींदें ही उड़ा दी। एक ताकतवर समंदरी तूफान आया जिसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि उसने आइलैंड के पत्थरों को भी हिला दिया था। यहाँ तूफानी लहरों ने आइलैंड को नुकसान पहुंचाया तो दूसरी तरफ दुबई के शाही महल में भी खौफ की लहर दौड़ गई। सबको यही लगने लगा कि जिन तूफानी लहरों ने सिर्फ आइलैंड को ही इतना नुकसान पहुंचाया है, वो बाद में बुर्ज अल अरब को कैसे छोड़ेंगी। आर्टिफिशियल आइलैंड पर दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनने का ख्वाब अब डूबता दिखाई दे रहा था। हर तरफ मायूसी फैल चुकी थी और कंस्ट्रक्शन का काम हॉल्ट पे जा चुका था। लेकिन तभी एक इंजीनियर ने एक ऐसा सॉल्यूशन पेश किया जिससे चाहे तूफानी लहरें हों या फिर हरिकेन, आइलैंड फौलाद बनकर खड़ा रहेगा। नाजरीन, दुबई के साहिल पर फखर से खड़ी ये बिल्डिंग, जिसको हम बुर्ज अल अरब के नाम से जानते हैं, ये बिल्डिंग ड्रीम पैलेस ऑफ दुबई के नाम से भी पहचानी जाती है। फ्रांस के एफिल टावर से भी ऊंचा 321 मीटर लंबा ये दुनिया का सबसे ऊंचा होटल है, जिस पर $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपयों का खर्चा हुआ था। मैन मेड आइलैंड पर यह दुनिया की सबसे पहली और ऊंची तरीन बिल्डिंग है और साथ ही सबसे ज्यादा लग्जरियस भी। जिस होटल में सिर्फ एक रात गुजारने का रेंट ही 18 लाख रुपयों के बराबर हो, उस बिल्डिंग की शान और शौकत का अंदाजा लगाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन दुबई के रूलर के लिए बुर्ज अल अरब बनाने का फैसला काफी ज्यादा मुश्किल था। जी हाँ, 1950s में दुबई मछेरों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन जब 1960s में दुबई से ऑयल निकलना शुरू हुआ तो दुबई के हालात कुछ बेहतर होने लगे। जहाँ उनको ऑयल निकलने की खुशी मिली, वहीं उनको एक बुरी खबर भी सुनाई गई। जियोलॉजिस्ट ने बताया कि दुबई से निकलने वाला तेल सिर्फ 2016 तक ही चल सकेगा, यानी दुबई के पास सिर्फ 2016 तक का टाइम था। उसके बाद उनके सर्वाइवल का कोई चारा नहीं था। शेख मोहम्मद बिन रशीद चाहते थे कि दुबई को एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, लेकिन आखिर ये मुमकिन कैसे होता, क्योंकि उस वक्त दुबई के पास सिर्फ 3 एसेट्स थे, सन, सी और सैंड। भला इस कड़कती गर्मी में कोई क्यों दुबई आने वाला था? टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी था कि टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, और यही वो स्पॉट था जिसका ख्वाब शेख मोहम्मद बिन रशीद ने देखा था। यानी दुबई के सहरा में एक ऐसा प्लेग्राउंड बनाने का प्लान किया गया था जहां सिर्फ अमीरों को ही खेलने की परमिशन होगी। लेकिन ये सब इतना आसान होने वाला नहीं था। एक तो समंदर में ही 7 स्टार लग्जरी होटल बनाना था, और वो भी दुबई की कड़कती गर्मी में। इस प्रोजेक्ट में जो भी इंजीनियरिंग टीम हाथ डालेगी, ये बात तो तय थी कि उनको अपनी लिमिट्स क्रॉस करनी पड़ेंगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा सोचा गया था। इंजीनियरिंग टीम को बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन में ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़े जो उन्होंने इंजीनियरिंग की हिस्ट्री में कभी नहीं देखे थे। चैलेंज नंबर 1, सबसे पहला चैलेंज था शेख को इम्प्रेस करने का। यानी दुबई ये प्रोजेक्ट बनवाना तो चाहता था, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि कोई ऐसा डिजाइन लेकर आए जो पहली नजर में ही शेख की आंखों में बस जाए। ब्रिटिश आर्किटेक्ट टॉम राइट और उसकी टीम ने ये मुश्किल काम अंजाम देने के लिए हामी तो भरी, पर उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था। टॉम राइट ने इससे पहले सिर्फ मामूली स्ट्रक्चर्स और स्कूल बिल्डिंग्स के डिजाइन बनाए थे, लेकिन बुर्ज अल अरब का डिजाइन बनाने के लिए उनको अपनी लिमिट्स भी क्रॉस करनी पड़ी। जी हाँ, वो ये डिजाइन इमेजिन करने के लिए यॉट में बैठकर साहिल से काफी दूर गए, और तब उन्होंने एक सेलिंग बोट को वहां से गुजरते हुए देखा। टॉम राइट का कहना था कि समंदर से देखने पर साहिल पर मौजूद सेलिंग बोट दूर से ही काफी यूनिक लुक दे रही थी, और यही वजह थी कि उन्होंने ये डिजाइन बनाकर शेख के सामने पेश किया। दुबई के रूलर ने जब ये डिजाइन देखा तो वो बहुत इम्प्रेस हुए और उसको फौरन अप्रूव कर लिया।
चैलेंज नंबर 2। टॉम राइट को शेख के ऑफिस से डिजाइन का अप्रूवल तो मिल चुका था और अब बारी थी काम स्टार्ट करने की। लेकिन यहीं एक और मसले ने इनका रास्ता रोक लिया, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से इस आलीशान सेलिंग बोट डिजाइन को पानी के ऊपर होना था, जिसके लिए एक आइलैंड की जरूरत थी और वो आइलैंड यहाँ मौजूद नहीं था। कंस्ट्रक्शन टीम अच्छी तरह जानती थी कि नया आइलैंड बनाने में कॉस्ट भी बढ़ेगी और बुर्ज अल अरब को समंदरी तूफान से खतरा भी होगा। लेकिन इससे भी बड़ा मसला ये था कि इनको 1050 फीट ऊंचा स्ट्रक्चर एक ऐसे आइलैंड पर बनाना था जिसको आज से पहले किसी ने बनाने की कोशिश भी नहीं की थी। 1995 की स्टार्टिंग में आइलैंड बनाने का काम स्टार्ट कर दिया गया। प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट साइमन क्रिस्प इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे और इन्होंने साहिल समंदर से 1300 फीट दूर पानी के नीचे पत्थर डलवाना शुरू कर दिए। 5 महीनों की अनथक मेहनत के बाद इस आइलैंड की शक्ल सामने आने लगी। इस आइलैंड को अपने ऊपर 2 लाख टन वजन बर्दाश्त करना था, जो तकरीबन 50,000 एशियन एलिफेंट्स के वजन के बराबर बनता है। अभी आइलैंड पूरी तरह मुकम्मल ही नहीं हुआ था कि अचानक वही हुआ जिसका सबको डर लगा हुआ था। जी हाँ, अरेबियन सी में एक समंदरी तूफान ने ओमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को अपनी लपेट में ले लिया और साथ ही बुर्ज अल अरब के लिए बनाए गए आइलैंड को भी। खौफनाक समंदरी लहरों ने आइलैंड के पत्थरों को हिला दिया, जिसकी वजह से आइलैंड का एक हिस्सा भी टूट गया था। ये खबर दुबई के शाही महल में आग की तरह फैल गई। सबको यही लगने लगा कि जिन तूफानी लहरों ने सिर्फ आइलैंड को ही इतना नुकसान पहुंचाया है, वो बाद में बुर्ज अल अरब को कैसे छोड़ेंगी। 5 महीनों की मेहनत और लाखों डॉलर खर्च करने के बाद भी ये ख्वाब अधूरा ही रह जाने का डर था। ये मसला बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला इतना बड़ा मसला था कि इसकी वजह से पूरी कंस्ट्रक्शन का काम हॉल्ट पे आ गया था। लेकिन चंद महीनों के बाद आइलैंड इंजीनियर माइक मैक्नोलस ने एक आइडिया दिया। माइक का मानना था कि समंदर की लहरों को किसी भी सूरत रोक नहीं सकते, लेकिन उनका जोर हम जरूर कम कर सकते हैं। माइक ने ऐसे हॉलो कंक्रीट स्लैब्स तैयार किए जो आइलैंड की दीवारों पर लगाए जाएंगे। जैसे ही लहरों का पानी इन हॉलो स्लैब्स में घुसेगा तो वो आइलैंड के पत्थरों से टकराने के बजाय हॉलो स्लैब में ही गोल घूम जाएगा। माइक ने आइलैंड के एक 3D मॉडल पर हॉलो कंक्रीट स्लैब्स लगाए और आर्टिफिशियल लहरों से उनको टेस्ट भी करके दिखाया। हैरत अंगेज तौर पे आइलैंड की दीवारों पर लगने वाला जोर 50% तक कम हो चुका था। ये खबर मिलते ही कंस्ट्रक्शन टीम में एक बार फिर से जान आ गई। चैलेंज नंबर 3। अब बारी थी फाउंडेशन यानी बुर्ज अल अरब की बुनियाद डालने की। फाउंडेशन डालने के लिए आइलैंड पर 30 मीटर डीप खुदाई करके एक कॉफर डैम बनाया गया। इंजीनियर्स का प्लान था कि बुर्ज अल अरब की फाउंडेशन सॉलिड स्टील पाइल्स पे रखी जाएगी। ये सॉलिड स्टील पाइल्स जमीन में मौजूद हार्ड रॉक्स के अंदर ड्रिल किए जाते हैं ताकि इनके हिलने का कोई सवाल ही पैदा ना हो। लेकिन जमीन में ड्रिलिंग करके 180 मीटर की गहराई तक भी इंजीनियर्स को कोई सॉलिड रॉक ना मिल सका। यानी जिस जमीन में वो स्टील पाइल्स डालने जा रहे थे वहाँ रेत के अलावा कुछ नहीं था। फाउंडेशन की बुनियाद सिर्फ रेत पर रखना खतरे से खाली नहीं था। ज्योग्राफी के हिसाब से दुबई फॉल्ट लाइंस के काफी करीब है और अर्थक्वेक की सूरत में लाखों टन वजनी स्ट्रक्चर एक ही झटके में ढेर भी हो सकता है, क्योंकि जब जमीन हिलती है तो रेत के जर्रे कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और ये कंडीशन खास तौर पे तब मजीद भयानक हो जाती है जब रेत के ऊपर कोई हैवी स्ट्रक्चर खड़ा हो। इस मसले से निपटने के लिए प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट साइमन क्रिस्प ने एक आइडिया पेश किया। उनका कहना था कि अगर रेत में स्टील पाइल ठोका जाए तो एक वक्त के बाद वो अंदर जाना बंद कर देगा, क्योंकि जमीन के अंदर इसके गिर्द अब ऐसी रेत आ चुकी है जो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है। यानी अर्थक्वेक से कंप्रेस्ड सैंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस इफेक्ट को स्किन फ्रिक्शन इफेक्ट भी कहा जाता है। ड्रिलिंग टेस्ट करके चेक किया गया तो इंजीनियर्स को आइलैंड के नीचे कंप्रेस्ड सैंड मिल गई। बिना किसी इंतजार के 250 स्टील पाइल्स जमीन में डाल दिए गए। यानी पूरे बुर्ज अल अरब का लोड अब इन स्टील पाइल्स पे रखा जाना था। स्टील पाइल्स डालने के बाद कंक्रीट डालकर एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार कर ली गई। नाजरीन, बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल एंडिंग पे ही था जब दुबई के शेख ने फरमाइश की कि उनको इसमें एक ऐसा रेस्टोरेंट भी चाहिए जो हवा में ही फ्लोट करता दिखाई दे। ये फरमाइश इंजीनियर्स के गले आ गई, क्योंकि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने के लिए पहले से ही उसकी सपोर्ट बनाना जरूरी था। शेख तो फरमाइश करके चले गए। अब ना ही आर्किटेक्ट्स को मना करने की हिम्मत थी और ना ही उनके पास कोई सॉल्यूशन था।
आगे जो हुआ वो आप जान सकेंगे वीडियो के पार्ट 2 में। उम्मीद है इस वीडियो को भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर बे इंतहा खुशी होती है। मिलते हैं वीडियो के पार्ट 2 में।